If you want to rise in power, you need to face your share of love as well as hate. That's a fact of domestic as well as international politics. आज की इस वीडियो में हम मिस्टर पुतिन और ओवरऑल रशिया को एनालाइज करने वाले हैं ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। मिस्टर पुतिन पर आरोप लगता है ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस का। अपोजिशन लीडर्स मरते रहते हैं, कोई पॉइजन, कोई शूट। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को रिग करने का आरोप लगता है, नॉट जस्ट इन रशिया, आउटसाइड एज वेल। तो वेस्टर्न नेशंस एक्चुअली प्रोजेक्ट मिस्टर पुतिन एज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, एज अ थ्रेट टू द यूनिवर्सल वैल्यूज विच, मतलब जिस पर ह्यूमैनिटी चलती है, मतलब वो ह्यूमैनिटी का अगेंस्ट उनको बताते हैं। तो ऐसा है क्यों? क्या पुतिन पर जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं, या फिर रशिया की खुद की नियति ऐसी है कि रशिया को ऑथोरिटेरियन लीडर ही चला सकता है? क्या ये ऑथोरिटेरियन लीडर ही चला सकता है? क्या ये एक बहाना है टू एक्चुअली हैव डिक्टेटरशिप? तो ये कुछ रीजंस हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रिलीजन, आइडियोलॉजी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज कि रशिया जैसा है, उसका इतिहास, उसमें क्या क्या डायमेंशन है, वो आपको पता लग जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रीसेंट अपडेट, एलेक्सी नावल्नी, नाम तो आपने सुना होगा, अपोजिशन के लीडर बताए जाते थे, वोकल ओपोनेंट थे मिस्टर पुतिन के। और अभी कुछ समय पहले, लास्ट वीक की बात है, अपडेट मिलती है कि इनको वैसे ही सजा सुनाई गई थी, 19 साल की जेल में थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इनकी मृत्यु के बाद यूएस के राष्ट्रपति का, मिस्टर बाइडेन का, अलग से बयान आता है। मेक नो मिस्टेक, पुतिन इज बिहाइंड नावल्नीज डेथ। नॉट सरप्राइज्ड, सरप्राइज नहीं है कि पुतिन तो ऐसा ही है, और आउटरेज्ड हैं बल्कि। तो क्योंकि वो ब्रेवली स्टूड अप करा उन्होंने अगेंस्ट करप्शन, ऐसा इनका कहना था। तो हिस्ट्री रही है मिस्टर पुतिन की साइलेंसिंग द अपोनेंट्स। ये टोटलिटेरियनिज्म को दर्शाता है। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है टोटल कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ वन लीडर। पॉइजनिंग पर कहा जाता है कि सोवियत साइंटिस्ट पॉइजनिंग पर रिसर्च करते हैं। पॉइजन, इन्वेंटिंग पॉइजन्स विच आर ओडरलेस, विच आर इफेक्टिव, अनडिटेक्टेबल, इज अ वे ऑफ आर्ट फॉर रशिया। ऐसा नैरेटिव जो है वेस्टर्न मीडिया देती है, और काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हम इतने सारे अपोजिशन के लीडर्स के एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं जो ऐसी कुछ पॉइजनिंग से मारे गए। प्लूटोनियम पॉइजनिंग, यहाँ पर नोविचॉक, यही वो पॉइजन है जो इससे पहले नावल्नी पर भी यूज़ किया गया था 2019 में। सर्गी स्क्रिपल जो डबल एजेंट थे यूके के साथ, उन पर भी इसका इस्तेमाल किया गया। ये ह्यूमन राइट्स पर लिखती थी जर्नलिस्ट, इनका शूट आउट हो गया। ऐसे ही अदर लीडर्स, ही वॉज फॉर्मली एक्चुअली इनसाइडर, पुतिन के साथ काम करते थे, उसके बाद वोकल हो गए, अगेंस्ट बोलने लगे, तो इनका, देन इनका। तो वी हैव लॉन्ग लिस्ट। नाउ द पॉइंट इज व्हाई पुतिन एक्ट इन दिस मैनर एंड हाउ पुतिन एक्चुअली रूल्स टू द पावर। चलिए अब कहानी से शुरू करते हैं, पहले पुतिन की। पुतिन ने 16 साल यूएसएसआर के दौरान, जब यूएसएसआर होता था, सोवियत संघ होता था, यानी कि मैं 1991 से पहले की बात कर रहा हूं, तो ही वॉज पार्ट ऑफ केजीबी, जो इंटेलिजेंस यूनिट थी रशिया की। केजीबी केवल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं थी, इससे बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल जो डिसीजंस है उसको भी इन्फ्लुएंस करती थी। ऐसा व्यक्ति जो 16 साल उसमें वर्क कर रहा था। जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसके बाद पुतिन देखते हैं एक इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, जो अब रशिया बना है उसमें भी। तो रशिया से अलग हो गए कई सारे देश, राइट? लेकिन अब जो रशिया बना उसमें जो केजीबी है, अब उसका वो स्टेचर नहीं होगा, क्योंकि गोर्बाचेव के बाद जब नए लीडर आए, मिस्टर बोरिस येल्त्सिन, कहा गया एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि कू जैसी स्थिति स्थापित हो रही है केजीबी में, इंटेलिजेंस यूनिट में, बिकॉज मैनी पीपल वर नॉट हैप्पी विद रशिया डिसइंटीग्रेट, मतलब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि अब मैं इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं बनूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू वेंचर इनटू पॉलिटिक्स। स्टार्ट होता है सेंट पीटर्सबर्ग से इनका करियर। जो वहां पर मेयर थे, उनकी एडवाइजिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं। फिर इनको मौका मिलता है कि व्हाई नॉट एक्चुअली हैव सम एडवाइजिंग जॉब इन मॉस्को। मॉस्को में पहुंचते हैं। ग्रेजुअली वो राइज करके कुछ समय के लिए डायरेक्टर बनते हैं एफएसबी के। एफएसबी समझ लीजिए कि केजीबी के बाद अब एफएसबी थी, जो इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इन सब मामलों को देखती थी। तो यानी कि फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर बन गए।
इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल बनी, उसके इनको सेक्रेटरी बनाया गया, और अब इतने में इन्होंने विश्वास जीत लिया बोरिस येल्स्टीन का। अब येल्स्टीन को पता लगा कि मिस्टर पुतिन इज अ मैन हु कैन डिलीवर। कहीं पर अगर ट्रबल है, कोई सेसेशनिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, इफ पुतिन इज हैंडलिंग सिक्योरिटी देन पुतिन विल डिलीवर। तो ऐसे में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ज़्यादा नहीं, 1 साल का ही पीरियड था, लेकिन जिनके सपोर्ट से ये बने थे, अब उन्हीं को अपना रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आए, जो कि भाई हम वेस्टर्न जैसी डेमोक्रेसी बनाएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो गोर्बाचेव के टाइम से आए थे। तो पता लगा कि रशियंस को सूट नहीं कर रहे थे, यानी कि इकोनॉमी में ट्रबल्स का जो वादा किया गया था कि अब सॉल्व हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन होने से, ऐसा नहीं हुआ था। तो अब ऐसे में पुतिन को एक बात समझ में आ गई थी कि देखो, गोर्बाचेव और येल्स्टीन, इन दोनों ने रशिया को चलाने में सेंट्रीफ्यूगल एंटिटीज को जगह दे दी है। बचपन में पढ़ा है ना आपने, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल समझते हो? जैसे एक लट्टू को आप ऐसे घुमाते हैं किसी थ्रेड में करके, तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है। तो इनको पता लग गया था अगर बाहर की तरफ फोर्स को ज्यादा मजबूत किया तो वो देश को कमजोर बनाएंगे। इन्होंने कहा मैं सेंट्रीपिटल का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि पावर शुड बी कंसेंट्रेटेड एट सेंटर, और इसी के थ्रू मैं रशिया के इकोनॉमिक ट्रबल्स, रशिया के सिक्योरिटी ट्रबल्स, सबका सॉल्यूशन दूंगा। तो जब ये सन 2000 की बात है, जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं, तो प्रेसिडेंट की जो कार्यकाल होता था उस टाइम पर, टेन्योर होता था, 4 साल का होता था। तो 2004 से 2008 तक बने, 8 के बाद दोबारा बने, 2008 से 2012 तक। अब रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि भाई आप 2 बार एक्चुअली प्रेसिडेंट बन सकते हैं लगातार। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन पावर में जब भी रहेंगे। तो इन्होंने क्या करा, 2012 में ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जब ये बने, तो इन्होंने अपने ही एक सेकंड यू कैन से राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव, उनको प्रेसिडेंट बना दिया, और इस समय ये अपना पूरा कंट्रोल रशिया पर जमाए हुए थे। जब वाला टेनर पूरा होता है तो उन्होंने कहा देखो, लगातार दो ही बार तो नहीं बन सकते, देखो बीच में साइकिल ब्रेक हो गई, फिर दोबारा प्रेसिडेंट बन गए। और जब इनका दो बार जब पूरा हो गया, और इस बार जब ये बने, तो इन्होंने क्या करा, टेनर को भी चेंज कर दिया। कहा प्रेसिडेंशियल टेनर इट नीड स्टेबिलिटी, तो उसको इंक्रीज करके 4 से 6 कर दिया, 6 ईयर्स कर दिया था 2012 में। तो 12 में अगर 6 ईयर कर दिया, तो मुझे बताइए 8 से 12 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, 12 से फिर 6 18 हो गए, 18 से फिर 6 24 हो गए, यानी कि 24 में अब होने वाले चुनाव। तो इस वजह से ये वीडियो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। नाउ 24 के बाद अब आपको लगा कि अच्छा, यानी कि 2 बार बन गए 6 साल, यानी कि फिर कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन इस बार इन्होंने कोई और ही सोल्यूशन निकाल दिया है। इन्होंने कहा कि मैंने रेफरेंडम कराया और जनता चाहती है कि मैं 2 बार और बनूं, 2 बार और लड़ूं राष्ट्रपति का चुनाव, और उसकी वजह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया है। तो एक तरीके से 2036 तक का तो रास्ता साफ हो गया है, राइट? क्योंकि 2024 से 6 साल 2030 और 2030 से 6 साल 2036, राइट? अब आप कहेंगे सर 2036 के बाद का भी कुछ जुगाड़ किया है क्या इन्होंने? एक्चुअली टेक्निकली उसका भी इन्होंने इंतजाम कर दिया, ऐसा लगता है, क्योंकि एक इन्होंने स्टेट काउंसिल बनाई है, यहीं पर लिखा है कहीं स्टेट काउंसिल। तो है क्या स्टेट काउंसिल? सो इट्स लाइक अ एडवाइजिंग बॉडी, लेकिन इसकी जो पावर है वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन अफेयर्स हो, सिक्योरिटी हो, उसमें ये एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, और एक्चुअली कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो एक तरीके से व्हाट प्रेसिडेंट वांट्स, स्टेट काउंसिल इज गोइंग टू डिलीवर बाय कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कुछ एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि 2036 के बाद भी मिस्टर पुतिन ने अपना इंतजाम यहां पर कर लिया है कि स्टेट काउंसिल पर कंट्रोल रखेंगे। अगर प्रेसिडेंट भी अगर तब तक रहे, आप कहोगे सर थोड़ा एज का भी तो ख्याल कर लीजिए, अभी 71 ईयर्स के हैं, तो 2036 के बाद भी अगर से रखना चाहते हैं तो ही विल बी पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी जो स्टेट काउंसिल है, और स्टेट काउंसिल के थ्रू ये किसी को बैठाएंगे जो एनर्जेटिक होगा और जो इनके हिसाब से काम कर सकेगा। मीन्स पॉलिटिकल एक्यूमेनी ये देखेंगे, क्योंकि ये वेग है और ब्रॉड है, तो ऐसे में हो सकता है इट बिकम्स अ टूल। नाउ द कोर ऑफ आवर टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड रशिया फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ दीज डायमेंशंस। सबसे पहले ज्योग्राफी पर चलते हैं। क्या ये कारण है जिसकी वजह से पुतिन ऑथोरिटेरियन है? यही वो कारण है क्या इससे पहले स्टालिन, उससे पहले लेनिन, उससे पहले जार, हर कोई ऑथोरिटेरियन रहा है? समझते हैं जरा। सबसे पहले ज्योग्राफी देखिए, वास्ट ज्योग्राफी।
शायद आप में से कुछ लोग समझते होंगे कि जितनी बड़ी ज्योग्राफी, जितना बड़ा एरिया आपके कंट्रोल में है, उतनी आपकी ताकत ज्यादा होगी। सोच रहे होंगे, अरे बिल्कुल यार, है ना? ऐसा नहीं है। लेकिन इवन चाणक्य ने, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, एंशियंट टाइम में एक बात कही थी कि एरिया को भी स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करना जरूरी है। टू मच एरिया अंडर अ कॉमन रूल मे नॉट बी गुड फॉर द स्टेट। तो ऐसे में चाणक्य ने भी कहा था कि एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटेजी रखो, लेकिन कंट्रोल अपना डायरेक्ट उतने ही तक रखो जो सिक्योर कंट्रोल हो। उसके बाद का जो एरिया है वो अपने कुछ टिटुलर रूलर्स के थ्रू आप रखो तो ज्यादा सही है। और एक और बात, अगर जिस एरिया पर आप कंट्रोल कर रहे हो वो एरिया प्रोडक्टिव हो, उस एरिया में हैबिटेशन हो, लोग रहते हो, जनपदा, फॉर एग्जांपल चाणक्य का जो थियरी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट ऑफ स्टेट, तो वो कहते हैं भाई जनपद जहां पर इकोनॉमी है, रिसोर्स है, उसी से तो स्टेट चलती है, उसी से तो पैसा आता है। लेकिन क्या रशिया के साथ ऐसा नहीं है? क्योंकि रशिया में जो पावर सेंटर्स आप देखते हो वो कंसेंट्रेटेड हैं यहां पर। मॉस्को इज ऑन दिस फ्रंट, देख रहे हैं? और इसी वजह से वल्नरेबिलिटी कहां है? यही है, राइट? ये जो पार्ट है मेजरली जिसको आप गिनते हैं रशिया में है, ये साइबेरिया है, सर्बिया नहीं, साइबेरिया, राइट? और साइबेरिया में टफ टेरेन, कोल्ड। इससे पहले स्टालिन ने कोशिश की थी कि यार इस एरिया को भी स्ट्रेटेजिकली यूज करेंगे, इकोनॉमिकली रिवाइव करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली बैकफायर कर गया था इनिशिएटिव। तो यानी कि ये एरिया इज नॉट एक्चुअली यू कैन से कि ट्रू पावर दे रहा है रशिया को। ये जो फार ईस्ट है इसको अभी रशिया डेवलप कर रहा है, नेक्स्ट पोटेंशियल यहीं से है। और अब अगर आप ये देखिए तो ये वोल्गा रिवर हो गई, ज्योग्राफी देखते हैं इस एरिया की, तो अगर यहीं पर मेजर पावर सेंटर्स हैं, यहीं पर मॉस्को है, यहीं पर इनके इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, इससे और ये वाला जो रीजन है यहां पर आपको मिलते हैं बड़े प्लेन्स। तो अगर ज्योग्राफिकल प्लेन है तो मुझे बताइए वेस्टर्न फ्रंट से एंट्री करना, एनेक्स करना रशिया के लिए, मतलब रशिया पर वो इजी है कि नहीं है? है। तो मतलब रशिया इज नॉट ब्लेस्ड विद नेचुरल बॉर्डर्स लाइक इंडिया। इंडिया इज ब्लेस्ड। देखिए हमारे नदर्न पार्ट में हिमालयाज है ना, हिमालयाज डिवाइडिंग अस इधर, राइट? और हमारे फिर तीन तरफ से हमारे पास वाटर है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। जैसे आप अगर बेलारूस में वर्ड देखेंगे रूस लगा हुआ है, रशिया में रूस लगा हुआ है, इवन यूक्रेन, कीव। तो एक्चुअली इनका ओरिजिन जो है कीव रस से कहा जाता है, कीव रस। फिर बाद में जाकर रशियन एम्पायर बनता है। सेल्विक यू कैन से ओरिजिन, कहने का मतलब है एथनिक कॉमननेस ऑफ दिस रीजन। लेकिन आज जो आप रशिया देखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरे रीजन में एथनिक सिमिलैरिटी हो, यानी कि कल्चर, रहन सहन, खान पान, उसमें डाइवर्सिटी थी। तो ये भी रशिया के लिए एक चैलेंज था कि मेजर कंसेंट्रेशन ऑफ पावर यहां पर, लेकिन यहां से कंट्रोल करना एक ऐसा रीजन जिसमें कि एथनिक डाइवर्सिटी है। तो हर कोई अपने आप को अलग देश बनाने की मांग तो करेगा, वहां के लोकल पॉलिटिशियन सोचेंगे हम बनेंगे हेड ऑफ द स्टेट। तो ये ट्रेडिशनल एक चैलेंज इनके ऊपर रहा है कि कैसे एब्जॉर्ब करें इस डाइवर्सिटी को। अभी आप देखते हैं कि जो आज सेंट्रल एशिया का पार्ट कहा जाता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इसको सॉफ्ट बेली कहा जाता है रशिया की, राइट? और रशिया हमेशा से चाहता है इस पर अपना से रखना, क्योंकि एक्सेस है। रशिया अगर ये एरिया रशिया के स्फीयर से बाहर जा रहा है तो ये दिस एरिया कैन बी यूज्ड टू अटैक रशिया, राइट? तो इसको तो अपने बफर में रखना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा रीजन रहा है इस यू कैन से ट्रेजेक्ट्री का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, नाउ यू आर कमिंग इनटू द टॉपिक, जिसकी वजह से जार को भी सब बात समझ में आ गई। टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर रशिया, टू सिक्योर रशिया, इस पूरे लैंडमास पर आपको ऑथोरिटेरियन रेजिम बनाना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। मिखाइल और जो येल्स्टीन थे, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिए भी, डेमोक्रेसी, ओपननेस, वो एक तरीके से बैकफायर कर गए। तो भी दोबारा समझ में आ गया पुतिन को कि यार अल्टीमेटली रशिया इज गोइंग टू बी रूल्ड बाय द ज्योग्राफिक कंपल्शंस एज वेल एज अदर रीजंस, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट देखते हैं। एक तो बात आपको समझ में आई कि प्लेन्स होना, उसका कनेक्ट होना एक ऐसे एरिया से जो खुद अपने आप मानता है कि रशिया उसके लिए थ्रेट है, राइट? नेशनल बॉर्डर्स के नाम पर है क्या रशिया के पास? एक तरफ बाल्टिक,
दूसरी तरफ ब्लैक सी। तो मुझे बताओ बाल्टिक, ब्लैक सी दोनों पर कंट्रोल जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है रशिया के लिए। फिर है कार्पेथियन माउंटेन जो है यहाँ पर जॉर्जिया के ऊपर, यहाँ पर चेचन है, चेचन वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जिस पर पुतिन ने कोशिश भी करी इसको न्यूट्रलाइज करने की जब यहाँ पर आज़ादी की मांग होने लगी। तो यानी कि इस रीजन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नेशनल बॉर्डर्स दोनों रीजन पर रखना पड़ेगा। अब ब्लैक सी पे ये जो है पार्ट आप देखते हैं क्रीमिया, तो यानी कि क्रीमिया का एनेक्सेशन जरूरी था जिससे कि ये जो एरिया है, ज्योग्राफिकल बॉर्डर है, इस पर अपना कंट्रोल रखा जा सके, जिससे कि अगर मेडिटेरियन के थ्रू वेस्टर्न फोर्सेस रशिया पर यहां से एंट्री करने की सोचें तो पोर्ट फॉर ट्रेड एज वेल एज मिलिट्री यहां पर स्ट्रेंथ रहे। अब बाल्टिक में एक पंगा हो गया है, मतलब ये पहले एरिया यूएसएसआर का होता था। ये जो आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं बाल्टिक नेशंस, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। लेकिन आज ये रशिया का पार्ट नहीं। आप कहेंगे फिर भी को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है they became part of NATO which consider Russia as an enemy। तो ऐसे में इस वाले फ्रंटियर पर, इस नेचुरल फ्रंटियर पर कैसे मजबूत हो रशिया? क्योंकि देखो यहां पर बेलारूस है, बेलारूस के साथ रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं। उसका एक रीजन भी है, एक तो वो एथनिक कनेक्शन है ही, और बेलारूस के लीडर भी डिक्टेटोरियल है। तो रशिया कहता है हम समझते हैं तुम्हें, हमारी जरूरत है भाई, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी वो डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती। तो बेलारूस है। लेकिन ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न पास के साथ है अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए। यहां पर एक छोटा सा एरिया पड़ता है ये वाला कैलिनग्राड, जो कि एक रशिया का एनक्लेव है। तो यानी कि बाल्टिक को नेशनल बॉर्डर की तरह यूज कर पाना वो हो नहीं पा रहा है, राइट। ये है वो बाल्टिक वाला एरिया, ये है कैलिनग्राड जो आपको दिखाया। अब इसके बाद एक रीजन है आपके पोर्ट्स का। भाई कोई भी इकोनॉमी को चलाना है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो आप कहेंगे रशिया तो इतना बड़ा है तो ऐसे में पोर्ट्स की तो कमी है ही नहीं। ठीक कहा आपने, पोर्ट्स की कमी नहीं है। बट ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाले पोर्ट्स, ये सब रशिया के पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं। लेकिन ये वो रशिया के पोर्ट्स हैं जो एक मेजर पार्ट जो है आपके ईयर का वो फ्रीज रहते हैं। तो मुझे बताओ यहां से इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करना आसान है क्या? नहीं। फॉर दैट यू नीड वार्म वाटर पोर्ट्स। वो देखिए कहां पर है, ये है। एक तो क्रीमिया वाला आपको दिख गया, एक यहां पर दिखेगा आपको व्लादिवोस्तोक। अब कुछ कनेक्ट हो रहा है आपको, व्लादिवोस्तोक, चेन्नई, समिट, राइट, इंडिया कनेक्टिंग चेन्नई विद व्लादिवोस्तोक। ये वो पोर्ट है, फार ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगा। और ये क्रीमिया को अंडर लेना ही था। तो यानी कि एक इकोनॉमिक कंपल्सन भी है रशिया की कि उसको एक्सपेंशनिस्ट होना पड़ेगा, पुतिन को बुराई लेनी पड़ेगी। अब अगर व्लादिवोस्तोक का इस्तेमाल करें मॉस्को से तो देखिए कितना लंबा रूट पड़ता है कि नहीं। और अगर क्रीमिया का रूट अपना है तो क्रीमिया पास पड़ता है। तो अगर ट्रेड में टाइम और कॉस्ट कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर वेस्टर्न फ्रंट देखो तो टेक्निकली आपको नहीं लगता कि रशिया लैंडलॉक्ड है बाय ईस्टर्न यूरोपियन पावर्स, राइट। और नीचे आप देख रहे हैं कजाकिस्तान वाला एरिया, सेंट्रल एशिया, तो एक तरीके से यहां से तो लैंडलॉक्ड है, राइट। और उस तरफ जो ये ब्लैक सी है, बाल्टिक है, इस तरफ आप देख रहे हैं वो नेटो के मेंबर बने बैठे हैं, टर्की, डेनमार्क, बोथ नेटो मेंबर्स। तो ज्योग्राफी ने अपने आप रशिया को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखा हुआ है। तो इस डिसएडवांटेजेस पोजीशन में अगर रशिया है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रूल कहता है कि while deciding your security policy you have to consider your security metrics, कि तुम्हें कहां से इनसिक्योरिटी है। जहां से तुम्हें इनसिक्योरिटी है दूसरा उसका फायदा उठाएगा, तो आपके पास काउंटर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक्शंस होने चाहिए। दैट इज व्हाट दे डू। अब जरा हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री में दोनों तरह की फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल जो शो करती हैं डिसइंटीग्रेटिंग रशिया, सेंट्रिपिटल जो शो करती हैं ऑथोरिटेरियन रशिया, राइट। दोनों तरह की फोर्सेस हैं। जैसे यहां पर कंट्रीब्यूशन देखते हैं पीटर द ग्रेट का, जो कहा जाता है कि अच्छा यहां से रशिया में मजबूती आनी स्टार्ट हुई। पीटर द ग्रेट, दो कैरेक्टर सबसे प्रोमिनेंट हैं इस पीरियड में, पीटर द ग्रेट एंड कैथरीन द ग्रेट। पीटर द ग्रेट जिनको बात समझ में आ गई थी कि रशिया को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट ने एक बहुत कमाल का यू कैन से कंट्रीब्यूशन किया कि यू हैव टू गिव रशियंस समथिंग दे कैन बी प्राउड ऑफ। अगर देश के लोग बाहर देख रहे हैं इंस्पिरेशन के लिए तो दूसरा आपके देश के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपकी इकोनॉमी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने देश के लोगों को प्राउड करने के लिए चीजें दी, जो जरूरत है उनको पूरा किया, सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी दी, तो जाहिर सी बात है rather than looking for what others are doing they are going to say this is what we are doing।
पीटर द ग्रेट एक समय तक बताया जाता है हॉलैंड में रहे, बिना किसी को जानकारी दिए, और उन्होंने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को जाना, क्या है इसकी पावर। वापस आए तो वापस आकर रशिया की नेवी स्टैब्लिश करी। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इस नेवल स्ट्रेंथ से फिर हम सिक्योर करेंगे इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े एरिया के रशिया को। कैथरीन द ग्रेट को एक बात समझ में आई कि जो एनलाइटनमेंट का पीरियड है, लॉजिक साइंस को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसे में शी वॉज कंटिन्यूसली एंगेजिंग विद डिफरेंट फिलोसफर्स ऑफ दैट टाइम। उस समय के जो मुख्य फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, उनके साथ शी यूज्ड टू एंगेज इन एक्चुअली कल्टिवेटिंग आइडियाज। उन आइडियाज को फिर रशिया में कैसे एक्चुअली इनग्रेन किया जा सकता है, जिससे कि रशिया शुड नॉट स्टक इन पास्ट। देखिए, रूलर के लिए बहुत जरूरी है कोई इस बात को समझे कि अगर आप पीछे रह गए, अगर आप वो नहीं कर रहे जो दूसरा बहुत अच्छे से कर रहा है, अगर आप उसको नहीं समझ रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या तुम्हें करना चाहिए, तो तुम्हारे ही लोग तुम्हें हटा देंगे। सो दैट इज वाई एनलाइटनमेंट की एज से यू कैन से को टर्मिनस चलना चाह रही थी कैथरीन द ग्रेट, और उसके बाद कितने सारे मॉडर्न व्यूज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इन सब का इनकॉर्पोरेशन हमने रशिया में देखा। लेकिन साथ में मैंने क्या कहा, गिव योर पीपल समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, सो दैट दे आर नॉट लुकिंग आउटवर्ड, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में ना रहें, आइडियाज लें लेकिन इंटीग्रेट करें अपने अंदर। ये जो पीरियड है, इसको एक चैलेंज मिला 1905 के आसपास, 1905, जब डिमांड होने लगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए, क्योंकि आइडियाज किसी बॉर्डर से थामे नहीं जा सकते। अब रशियंस ने भी देख लिया था, अरे ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि मोनार्क अपनी ट्रू पावर पार्लियामेंट को दे रहा है, आम जनता को दे रहा है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे रहा है, तो फिर रशिया में क्यों नहीं ऐसा हो रहा? कैसे रोकेंगे आइडियाज को, जिन आइडियाज का समय आ चुका है? डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फाइनली स्टेट डूमा बनाई गई, स्टेट डूमा इज लाइक पार्लियामेंट बनाई गई, लेकिन यह भी लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाई। तब भी मांग उठती रही कि हमें तो हटाना है इस हुकूमत को, जार की हुकूमत को। अगर आप पीरियड देखें तो करीब 1000 साल के आसपास का इतिहास था, लेकिन एक रिवॉल्यूशन ने लेवल कर दिया। फरवरी रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद नवंबर में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद लेनिन बन जाते हैं इस देश के लीडर, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है। दो कैरेक्टर्स का नाम सुना होगा आपने, लेनिन और स्टालिन, और दोनों के केस में आपने ऑथोरिटेरियनिज्म देखा, दोनों ने इतिहास समझ लिया था। हम इस वीडियो में जान रहे हैं कि पुतिन इज नॉट एन एक्सेप्शन। पुतिन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, कंपल्शंस ऑफ रशिया, क्या कंपल्शंस थे, यही बात हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन एंड जोसेफ स्टालिन, उन्हें देखा कि रशिया की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो वीकनेसेस हैं, इसको समझते हुए टोटल कंट्रोल अपने पास रखना पड़ेगा। तो ऐसे में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने कहा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर रशिया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज फॉर द वर्ल्ड। लुक व्हाट मार्क्स वाज सेइंग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्क्स के आइडियाज पर खुद लेनिन भी पूरी तरह चले नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? मार्क्स ने कभी नहीं कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी बनाना, लेनिन ने बनाई। मार्क्स का कहना था कि एक्चुअली कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद ना एक ऐसा समय आएगा, सोशलिज्म आएगा, और उसके बाद फाइनल स्टेज कम्युनिज्म आएगी, जहां आप किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं होगी। मार्क्स तो सपना देखते थे कि ऐसे समय का जिसमें कंप्लीट फ्रीडम होगी, लोग जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे चीजों को, इंडस्ट्री चलेंगी, लेकिन लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन होगा, उन्हीं को फ्रूट्स, यानी कि जो भी मिलेगा फायदा वो सबको मिलेगा। कुछ ऐसी सोसाइटी की परिकल्पना थी। मार्क्स का कहना था कि अगर कभी भी पार्टी आपने बना दी और पार्टी रिवॉल्यूशन लेकर आई, तो समझ लेना कि वहां से डिक्टेटरशिप आएगी, क्योंकि पावर विल रिमेन कंसेंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, पावर रिमेन कंसेंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ के हाथ में ही रही पावर। अब अपने आप को सिक्योर करना है, तो मुझे बताओ, क्या डिफेंसिव खेलकर हो पाएगा? नहीं, आपको बताना होगा जो आपके पास है ना, वो दुनिया के लिए है, एक्सपेंड। तो इसी वजह से आइडियोलॉजी के नाम पर यहां पर फंडिंग, हथियार, पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जाने लगा फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। यही एक बड़ा थ्रेट का कारण बन गया यूएसए के लिए। यूएसए आज तक मानता है कि भाई उसी समय से वो कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट हैं वो मानते हैं जो कैपिटलिस्ट है ना, सारी समस्या की जड़ यही है।
और कैपिटलिज्म वो है जिसके बेसिस पे यूएस से खड़ा है। तो यूएस से तो मानता है यार ये तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और इंटरेस्टिंग चीज आप कनेक्ट कीजिए कि वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए यूएसआर वर्स एक्चुअली पार्टनर्स, दोनों साथ साथ लड़ रहे थे अगेंस्ट जापान, अगेंस्ट जर्मनी, अगेंस्ट इटली। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ, उसके बाद दोनों दुश्मन। तो यानी कि आइडियोलॉजी तो भाई तब भी अलग थी। तो अगर आइडियोलॉजिकल राइवलरी थी तो साथ कैसे थे? वो थे कुछ खुद के जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस, क्योंकि हिटलर वाज एनिमी नॉट जस्ट फॉर यूएसए और वेस्टर्न ब्लॉक, वाज एनिमी फॉर रशिया एज वेल, यूएसएसआर, राइट। तो भाई दुश्मन दुश्मन दोस्त बन सकते हैं अगर दोनों का कोई तीसरा कॉमन दुश्मन हो, है कि नहीं। लेकिन फिर एक डिवीजन हमने देखा, तो वहां से हमने देखा अब यूएसए को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर अपने आप को ताकतवर रखना है तो कई बार दुश्मन जरूरी होता है। कारण, क्योंकि अगर आप कंट्री से बताओगे कि वो थ्रेट है, वो थ्रेट है, तभी तो बाकी देश मानेंगे यार हमें यूएसए की जरूरत है। तो ये यूएसए के सेंटर से चल रहा था। यहां से क्या चल रहा था? यहां से इन्होंने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के नाम पर अब चीजों को बदलना स्टार्ट किया, मीनिंगफुल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करे, मतलब क्या, पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल अपने पास रखा। लेकिन जैसे कहानी 1991 पे पहुंचती है, जहां पर हालात कुछ ऐसे बन गए थे, अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने वाला था। कहा गया इसका एक बड़ा कारण था स्टालिन के समय, लेनिन चले गए थे, स्टालिन आ गए थे, स्टालिन के समय जो पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, दे वर फेलियर। और ऐसे में आपने सोवियत रिपब्लिक बनाया था, यानी कि कुछ ऑटोनॉमी दी हुई थी छोटे 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 एरियाज को। अब वो जिनको आपने ऑटोनॉमी दी थी, अब वो एक छोटी सी मांग की जगह बड़ी मांग कर रहे थे। पहले ऑटोनॉमी की मांग करते थे कि कुछ स्वायत्तता दे दो, हम आपके ही राज्य हैं, फिर कहने लगे हम देश दे दो, तो फिर देश भी देना पड़ा क्योंकि क्राइसिस आ गया था। अब उतनी पावर कंसेंट्रेटेड नहीं थी इन द हैंड्स ऑफ यूएसएसआर 1991 तक। तो फाइनली गोर्बाचेव आए और उसके बाद उन्होंने कहा यही बेटर है, कब तक खींचते रहें, यही बेटर है। येल्सिन आए, येल्सिन ने कहा मैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाऊंगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाऊंगा, लेकिन वो भी फेलियर रहे। तो इससे पता लगा डेमोक्रेसी से भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इकोनॉमिक क्राइसिस आए। फिर चेचेनिया, जो आपको जॉर्जिया के ऊपर दिखाया था कार्पेथियन माउंटेन, वो अलग आज़ादी की बात करने लगा। उधर से आउटसाइड से प्रेशर नेटो का आया। तो इन सब चीज़ों के अंडर ग्रूम हो रहे थे पुतिन, जो आज की हमारी इस वीडियो के कैरेक्टर है। रिलीजन पर जाते हैं, ज्योग्राफी एज ए टूल आपको पता लगा, हिस्ट्री का कनेक्शन पता लगा, रिलीजन जानते हैं। तो आप कहेंगे सर कम्युनिस्ट रेजिम में रिलीजन कहां? रिलीजन का रिश्ता रशिया से उससे भी पुराना है, राइट। रशिया में ऑर्थोडॉक्स जो फेथ है क्रिश्चियनिटी का, वो पॉपुलर है। आप कहेंगे मतलब, देखिए अगर मल्टी एथनिक सोसाइटी हो, मल्टी एथनिक, अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग खान पान रहन सहन है, मल्टी रिलीजियस हो, तो ऐसे में अगर एक धर्म सबसे ज्यादा प्रमोट हो जाए तो मुझे बताइए वो बाइंडिंग फोर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बाइंडिंग फोर्स हो सकता है, राइट। तो इसी का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिकलिटी से किया। जैसे कि ग्रेट रोमन एम्पायर का एग्जांपल लेते हैं। ग्रेट रोमन एम्पायर विच वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द माइट ऑफ क्रिश्चियनिटी एट वन पॉइंट, जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, दो पार्ट बन गए, एक तो रोम इन वेस्ट बन गया, दूसरा बाइजेंटीन बन गया। बाइजेंटीन कॉन्स्टेंटिनोपल, जहां पर आज इस्तांबुल है। तो एक्चुअली जब डिसइंटीग्रेशन हो गया इस ग्रेट रोमन एम्पायर का, तो रोम पर एक तो पोप और दूसरा यहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल आफ्टर फॉल ऑफ रोम, अब फिर रोम का भी फॉल हो गया था, पहले डिवीजन फिर फॉल ऑफ रोम। तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि जो सेकंड यू कैन से रोम था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, यानी कि जहां पर आज आप इस्तांबुल देखते हैं, दैट बिकेम सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब सोचो कहां है, राइट, जहां पर आज टर्की है, बट सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी एक समय ऐसा आ गया था। लेकिन फिर इसको भी यहां से हारना पड़ा, कारण ऑटोमन्स ने अटैक किया और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। उसके बाद आप जानते हैं इस्तांबुल बना। तो वेस्टर्न कैथोलिक चर्च वो अंडर रोम, और सेकंड क्या हो गया, ये बन गया, राइट, ऑर्थोडॉक्स। लेकिन फिर जैसे ये इमेज शो करती है, देखिए जो आप फ्लैग देख रहे हैं ना, ये ओटोमन का फ्लैग है। देन दिस वॉल खत्म हो गई और उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का भी फॉल हो गया। अब रशिया को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार ठीक है यार, पोप रोम सेकंड था, ये फॉल हो गया। तो ऐसे में अगर ओटोमन एम्पायर को समझो, तो इस टाइम तक ओटोमन एम्पायर, जहां पर आज स्पेन देखते हैं ना आप, नॉर्दर्न अफ्रीका में स्टेट ऑफ गिब्राल्टार के ऊपर रोम, स्पेन, तो एक्चुअली पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका
और आपका ये स्पेन, यहां तक पूरा ओटोमन एम्पायर का राज हो गया था, मुस्लिम राज हो गया था, इस्लामिक एम्पायर बन गया था। और इधर टर्की साइड भी बन गया था, राइट, ओटोमन्स का अंडर आ गया था। तो ऐसे में अब कौन सी एक जगह थी जो इनकी रीच से दूर थी? तो रशिया को लगा यार, ड्यूशी ऑफ मॉस्को, एक प्रिंसिपैलिटी थी मॉस्को, वहां पर क्यों ना बनाया जा सके। मतलब कि जो चर्च का सेंटर है इस कॉन्स्टेंटिनोपल की जगह अब वो हो जाए। तो यानी कि अब चर्च दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक रोम जो पोप है वहां पर, दूसरा कॉन्स्टेंटिनोपल था। अब कॉन्स्टेंटिनोपल अगर गिर गया है तो उसकी जगह अब किसने ले ली? मॉस्को ने ले ली। तो मॉस्को बिकेम द थर्ड एंड लास्ट रोम, ये थर्ड एंड लास्ट रोम बन गया। इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, इसको केवल धर्म के नजरिए से मत देखिएगा। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च यहां पर बनता है और वो कहता है कि हम ऑर्थोडॉक्स चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, फॉर द वर्ल्ड, राइट। रशियन जार ने इसी तरीके से स्टैब्लिश किया कि एक्चुअली जो रशियन एम्पायर है ना, वो होली एम्पायर है, ये होली रशिया है। तो मुझे बताइए, लोगों के ज्यादा करीब क्या है, धर्म या फिर कानून? धर्म। क्योंकि लोग, अगर कोई बच्चा बॉर्न हो रहा है तो वहां पर कुछ धार्मिक चल रहा है, कुछ ना कुछ रिचुअल है, शादी हो रही है धार्मिक रिचुअल चल रहा है, कोई एक्सपायर हो रहा है धार्मिक रिचुअल चल रहा है। तो डेली लाइफ में पीपल आर कनेक्टेड टू रिलीजन, बिकॉज रिलीजन इज गिविंग देम दिस आइडिया कि अच्छा मैं जी क्यों रहा हूं, मुझे आगे क्या करना है। हर एक के अंदर एक सवाल का जवाब चाहिए, वो जवाब धर्म देता है। तो एक तरीके से अब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ये एग्जाम्पल देखिए, ये आपको जार दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो एक तरह से चर्च ने कहा ठीक है, हम तुम्हें इक्वेट कर रहे हैं कि एक्चुअली यू आर रिप्रेजेंटिंग रिलीजन, इससे बड़ी बात क्या है? यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन, यू आर अ ब्लू ब्लड, तुम्हें तो गॉड ने चुना है यार इस काम के लिए, होली रशिया। तो इससे मुझे बताइए, जार अब एक बड़े एरिया पर अपना कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? पावर, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल आएगा। और केवल रशिया में नहीं, अब इसका इस्तेमाल फॉरेन अफेयर्स में भी होगा, राइट। पुतिन ने हिस्ट्री पढ़ी है और अब मैं कंपेयर करूंगा कैसे पुतिन इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जार का डाउनफॉल हो गया, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आ गया, जब ये आ गए लेनिन, तो लेनिन ने कहा यार हमारी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो तो क्लियर कट कहती है रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, और इस वजह से चर्च और स्टेट बिल्कुल अलग है। तो एक तरीके से चर्च की प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट कर ली गई, चर्च पर्सनल्स को मर्डर कर दिया गया, ये चल रहा था, राइट। लेकिन ऑर्थोडॉक्स रशियन चर्च सर्वाइव करता रहा, लेकिन वो पावर डिक्लाइन हो गई। बात आई ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर की, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 की। अब खुद कम्युनिस्ट रेज्यूम को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये अपफ्रंट आए रशिया की तरफ से लड़ने के लिए अपने लोग। तो ऐसे में खुद रशिया को जरूरत पड़ गई, सरकार को जरूरत पड़ गई धर्म की, राइट। तो ऐसे में ट्रेडिशनल रशियन इंस्टीट्यूशंस, रशियन कल्चर, हेरिटेज, इनके नाम पर अब फिर जो है वो पैट्रियोटिज्म को बढ़ाया गया, राइट। तो चर्च से कहा गया कि यार हमें सपोर्ट करो। एक तरीके से इस पूरे एफर्ट में एफर्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, रशिया जीता। उसके बाद जब तुम्हारी जरूरत नहीं तो तुम्हारे से क्या वास्ता, दोबारा से रशिया और ऑर्थोडॉक्स चर्च के रिलेशन बिगड़ने लग गए। फाइनली 1991 जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, तो उसके बाद जब अब रशिया आ गया था, अब रशिया 1991 पीरियड में तो हम देखते हैं कि अब मिस्टर पुतिन पॉलिटिक्स में आ रहे थे, और 1999 में इस दौरान मतलब 9 साल में राइज कर रहे थे, और उसके बाद 1999 प्राइम मिनिस्टर, 2000 प्रेसिडेंट। अब इस दौरान पुतिन ने एक चीज देख ली थी कि वी नीड रशियंस टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, वी नीड रशियंस टू बी एक्चुअली कनेक्टेड टू वन थिंग, एंड दैट कैन बी ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स चर्च रशिया के लिए केवल फेथ नहीं है, वो रशिया की प्राइड है। पता है ना, थर्ड रोम एंड लास्ट रोम, राइट। तो ऐसे में मिस्टर पुतिन ने कुछ कानून बनाए जिससे कि जो क्रिश्चियनिटी है उनके जो राइट्स हैं प्रॉपर्टी पर, उसको रिस्टोर किया गया। और हर साल डिफरेंट जो चर्च के सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें पुतिन आपको दिखते हैं, जैसे ये एक सेरेमनी होती है रिप्रेजेंटिंग दिस ऑर्थोडॉक्स चर्च। यहां पर मुझे याद आ जाते हैं मैकियावेली जहां पर आज इटली है, तो वहां पर एक सिटी स्टेट होता था फ्लोरेंस। तो मैकियावेली का मानना था कि जिसको भी राज करना है उसको धार्मिक दिखना चाहिए। आप धार्मिक हो या ना हो, लेकिन धार्मिक दिखना जरूरी है, क्योंकि लोग धार्मिक व्यक्ति में विश्वास करते हैं। लोगों को लगता है इस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि एटलीस्ट दिस पर्सन इज हैविंग फियर फ्रॉम गॉड। तो आपको नहीं लगता चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही होता है, राइट? यू सी मैनी पॉलिटिशियंस इन टेम्पल्स, मॉस्क। खैर,
फॉरेन पॉलिसी गोल्स में भी हेल्प करता है, कारण जो ऑर्थोडॉक्स चर्च में बिलीव करते हैं और रशिया बिकेम सेंटर ऑफ इट, तो मुझे बताइए इसमें हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, इनके साथ रिलेशंस में। अब आइडियोलॉजी पर चलते हैं। पुतिन और जो इनके जो क्लोज एडवाइजर्स हैं, तो दे नो कि रशिया का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि एजुकेशन, आइडियोलॉजी, इन सबको इंटीग्रेट करना है लोगों की वे ऑफ लाइफ में। तो ऐसे ही पुतिन कुछ जो एंशंट स्कॉलर्स हैं, कुछ जो मिडीवल स्कॉलर्स हैं, अपनी हिस्ट्री पर काफ़ी इन्होंने रिसर्च कराई और रिसर्च के बाद कुछ लोगों को इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि दे आर द वन हु आर प्रोजेक्टिंग व्हाट ट्रू रशियन मीन्स। जैसे कि उसमें एक एग्जाम्पल है इवान लिन। इवान लिन जो है वो रशिया के पेट्रियटिज्म को प्रोजेक्ट करते हैं और रशिया का पेट्रियटिज्म इज बेस्ड ऑन व्हाट? देयर खुद की हिस्ट्री, खुद का कल्चर। कहा जाता है ये एशिया और यूरोप के नेशंस की एक स्पिरिचुअल यूनिटी को भी दर्शाता है। ऐसा कैसे? जैसे एशियन नेशंस आर आल्सो कम्युनिटी सेंट्रिक नेशंस, यानी कि यहां पर समुदाय का और धर्म का काफी इस्तेमाल होता है, काफी महत्व है। लेकिन अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म बेस्ड सोसाइटी है, यानी कि मैं, मुझे क्या फायदा, बाद में आती है सोसाइटी और बाद में आता है स्टेट। तो यहां पर ये एक यूनिटी है। ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसे आइडियाज जो वेस्ट ने प्रोपेगेट किए हैं, दे आर नॉट गुड फॉर अस। और ऐसा केवल पुतिन नहीं कह रहे, ऐसा केवल ये लिन नहीं कह रहे पुतिन डायरेक्टली नहीं कह रहे, लिन तो डायरेक्टली कह रहे थे कि ऐसा होता है कि आप डेमोक्रेसी और जो आइडियाज हैं फ्रीडम के, इंडिविजुअल फ्रीडम वेस्ट के, तो इंडिविजुअल फ्रीडम की वजह से आप जो स्टेट के अगेंस्ट हो जाएंगे, सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो अगर सोसाइटी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सोसाइटी को कोई भले के काम नहीं है, तो आपके भला कैसे हो जाएगा उससे? तो वी हैव स्कॉलर्स लाइक महाथीर मोहम्मद, ली कुआन यू, वो भी ये बात करते हैं कि एशियन सोसाइटीज में वेस्ट के आइडियाज ठीक काम नहीं करेंगे। ये कहा जाता है कुछ कि शायद इंडिया भी इसी कर्व पर है कि इंडिया इज फाइंडिंग और यू कैन से रिवाइविंग इट्स हिस्ट्री, कल्चर इन अ वे सो दैट पीपल कैन बी प्राउड ऑफ, राइट। हिस्ट्री का केवल वो भाग ना बताया जाए कि राजा आपस में लड़ रहे थे और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और फिर ब्रिटिशर्स छोड़ गए तो तुम एक देश बन गए। भारत उससे पहले भी था। कुछ ऐसा ही यहां पर पुतिन कर रहे हैं। पुतिन इज नॉट सीइंग दैट रशिया गॉट बर्थ इन 1991 बिकॉज पुतिन हैज सीन यूएसएसआर एज वेल ना। पुतिन तो कहते हैं मैं रशियन एम्पायर के समय से वो जो रशियन लीनेज है, हम उससे अपने देश को देखना चाहिए, वो उसी से उस देश को देख रहे हैं, तभी ये पैट्रियटिज्म एंड पावर उसका कनेक्शन बना रहे हैं। अब यूक्रेन वॉर से देख लीजिए, जैसे रशिया की नेसेसिटी है, रशिया का मानना है और वेस्ट का कहना है कि इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट किया है। नेटो का एग्जांपल लेते हैं। नो, मिस्टर पुतिन का कहना है कि अगर नेटो की बात करें जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1945 ऑनवर्ड्स हमने देखी, तो उसका पर्पस क्या था? यूएसएसआर से खतरा था, इस वजह से आपने कहा कलेक्टिव डिफेंस बनाओगे। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है, देखिए ध्यान रखिए, कलेक्टिव डिफेंस इसका मतलब होता है कि कुछ देश साथ आएंगे, अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे और कहेंगे कि देखो अगर किसी मतलब रशिया ने इन एक भी देश पर अटैक कर दिया तो बाकी सारे देश के जो रिसोर्सेज हैं वो रशिया के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। दिस इज द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, राइट। कोल्ड वॉर टाइम में चल रहा था। इसके अपोजिट उस टाइम पर यूएसआर ने बनाया वर्सा पैक्ट, लेकिन जैसे ही 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया रशिया मतलब यूएसआर, तो रशिया बन गया। तो उसके बाद ये माना गया कि यार अब नेटो आप बंद कर दो। खुद ये वर्सा भी फेल हो गया, वर्सा भी बंद हो गया। तो एक एश्योरिटी मिली थी रशिया को कि ठीक है, नेटो इज नॉट गोइंग टू एक्चुअली मूव अ फर्दर इंच टुवर्ड्स रशिया। लेकिन ये मैप देखिए आपको कुछ और दिखाता है। 1949 में जो आप ब्लैक एरिया देख रहे हैं, केवल यही पार्ट्स थे जो कि नेटो का पार्ट थे। फिर आप डार्क ब्लू पार्ट देखो, फिर ये भी नेटो का पार्ट बन गया। तो यानी कि आप मूव कर रहे हो कि नेटो को रशिया की तरफ या नहीं मूव कर रहे हो। फिर आप ये देखिए, ये वाला पार्ट भी बन गया, फिर ग्रीन वाला पार्ट देखिए, फिर ये वाला पार्ट देखिए। तो आप देख रहे हैं ग्रेजुअली एक्चुअली नेटो इज मूविंग टुवर्ड्स रशिया। और रशिया का सब कुछ कहां पर है, मतलब मेजर पावर सेंटर्स, कैपिटल, इकोनॉमिक पावर, वो सब कहां है? यहां ईस्टर्न फ्रंट पर। तो अगर नेटो का पार्ट बन रहे हैं तो बीइंग अ नेटो मेंबर आपकी नेटो की फोर्सेस मोबिलाइज की जा सकती हैं। तो आपको लगता है काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा रशिया के लिए क्रिएट हो रहा है। पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक 1999 में 7 अदर्स फिर जुड़ गए, फिर 30 कंट्रीज। तो कहने का मतलब है ये यूक्रेन
जॉर्जिया, बोस्निया हर्जगोविना, ये भी एस्पायरिंग मेंबर्स हैं। तो यूक्रेन बीइंग एस्पायरिंग मेंबर ऑफ नेटो एंड यूक्रेन का बॉर्डर कनेक्टेड है रशिया से, दैट वाज पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो मिस्टर पुतिन वाज गिविंग दिस इंडिकेशन दैट यू शुड नॉट बिकम मेंबर ऑफ नेटो। तो ऐसा मतलब जो रशियन नैरेटिव वो ये कहता है कि अभी यूक्रेन के जो हालात हैं उसका कारण वेस्ट है। वेस्ट क्यों चाह रहा था उसको नेटो का मेंबर बनाना? रशिया को पहले उन्होंने वादा किया था, देन दे स्टेप बैक एंड वो आगे बढ़ने लग गए। नेटो ने ऐसा क्यों करा? नेटो का मानना है कि उन्हें रशिया से इनसिक्योरिटी है, इस वजह से वो अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। तो अब कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? सो वी कैन से कि किसी भी देश के लीडरशिप में डिक्टेटरशिप है कि नहीं, तो उसमें पर्सनालिटी फैक्टर कुछ तो वर्क करता है। कुछ तो वर्क इन द सेंस कि वो वर्क करता है। सेम सिस्टम में अगर दो पॉलिटिकल लीडर होंगे, जरूरी नहीं है कि दोनों की फॉरेन पॉलिसी, दोनों की डिफेंस पॉलिसी सेम हो, लाइक इन केस ऑफ इंडिया एज वेल। बट व्हेन इट कम्स टू ब्रॉडर रीजंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, रिलीजन एटसेट्रा, तो पता लगता है कि कहीं ऐसे भी कारण हो सकते हैं किसी देश के साथ जिसकी वजह से उस देश की सिक्योरिटी, उस देश की इंटीग्रिटी के लिए जरूरी हो कि वहां पर एक ऑथोरिटेरियन रेजिम रहे। तो जैसे रशियन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप रशिया में प्रेसिडेंट के पास टू मच पावर है, तो आप इसको नेगेटिव ही देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका वेस्टर्न लिबरल मॉडल ही बेस्ट है। इनका कहना है लेकिन अगर रशियंस के लिए इनका मॉडल वर्क करता है, जिसमें रशिया अंडर द मिस्टर पुतिन्स लीडरशिप 7% एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से बढ़ा है, जहां पर एजुकेशन, हेल्थ केयर जिम्मेदारी है स्टेट की, जहां पर जो उन्हें इंटरनल क्राइसिस झेलने पड़े चेचनिया में, जॉर्जिया की तरफ से, तो वो उन्होंने सेटल किए हैं। अब जो इनसिक्योरिटी वेस्ट क्रिएट करता है, तो उसका जवाब देने के लिए रशिया ने क्रीमिया को भी अपने अंडर लिया। तो व्हाट दे आर सेइंग दैट whatever we are doing is from security metrics which is being created out of the actions of West as well. So millions of Russians are in support of Putin. There are some Russians who are against Putin. That is what politics is all about. You will have people who love you, you will have people who hate you. And आपका सक्सेस बात पर डिपेंड करेगा कि रेशो कैसे चलता है। Examine the geostrategic levers which shape Russia's relations with India. This can be a question. Now, ये PDF आपको यहां पर मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू। और आपके क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को दे सकते हैं। जय हिंद।